तो हेलो वेलकम स्टूडेंट झारखंड एजुकेशनल चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। और आज का जो हमारा क्वेश्चन लिया गया है वो आपका जो मार्केट में बड़ा फेमस गेस्ट पेपर है वो है हमारा वर्मा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है आपको, मैंने बता दिया जब भी हम लाइव टेस्ट देंगे या फिर हम जब भी बोलते हैं हम एमसीक्यू करते हैं तो आपको टेस्ट देना है। एक तरह से आपको क्या करना है, एक तरह से आपको टेस्ट देना है। उसके लिए आपको पेन और कॉपी पे साथ रखना है और साथ में साथ आपको कमेंट करते रहना लाइव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके कुछ चैनल दिख रहे हैं यहाँ पर जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मैया योजना या कोई योजना की बात नहीं करती है। यहाँ से पढ़ाई होती है, आपके पढ़ाई की बात होती है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम बात ही बात करेंगे और पढ़ाई की बात करेंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके जूनियर्स के लिए भी आगे बहुत काम आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन रहता है कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी पहला क्वेश्चन ही पूछता है बताओ कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितनी होती है। देखो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखना चाहिए कि वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है और कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन था, आपको बहुत सारे मार्केट में इतने केस पेपर देखोगे वहाँ पर सबका सेम सेम क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी क्वेश्चन 2 लिखता है व्हाट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है। और ये चार्ज होता है, ये मिनिमम चार्ज है, इससे कम चार्ज कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये मिनिमम चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, इससे कम चार्ज कभी भी नहीं हो सकता। आते क्वेश्चन 3 लिखता है कुलम फोर्स कैसा है। तो कुलम फोर्स कैसा है तो हम बात करते हैं, कुलम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो कुलम फोर्स क्या लगता है, दो चार्ज के बीच लगता है Q1 और Q2 के बीच में, जब इनके बीच में कैसा रहेगा, डिस्टेंस मान लो अगर है R है। ठीक, अब बताओ इनके बीच में फोर्स कैसा लगता है। तो इनके बीच में फोर्स लगता है वो एक सेंट्रल फोर्स है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सेंट्रल फोर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो इन दोनों दोनों के सेंटर को यानी दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। अगर दोनों चार्ज मान लो अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किस फोर्स से करेंगे, मान लो इक्वल फोर्स एफ से करेंगे। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए होता है क्योंकि ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है के इंटू Q1 इंटू Q2 और उनके बीच के डिस्टेंस का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आपका फोर्स होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी और ये सेंट्रल फोर्स भी है ना। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको समझ जाएगा। हाथ आपका जल्दी चलना चाहिए, मोबाइल यूज करो, लैपटॉप यूज करो, कीबोर्ड जो भी यूज करो, कमेंट थोड़ा जल्दी फास्ट फास्ट चलना चाहिए। आपके क्वेश्चन में 4 लिखता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैंने बताया था पहले भी कहा है आपको कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि दो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलो या विद्युत क्षेत्र बोलो यानी विद्युत तीव्रता बोलो, सबकी बात एक ही बराबर होती है। और इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यानी विद्युत तीव्रता का, जो होता है वो हमारा एक तो होता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है और याद रखना और वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई हो, दोनों ही सही है। तो न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर भी। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया है क्वेश्चन 4 में वो आपका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको क्वेश्चन सिर्फ रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ के कैसे चले जाना है। तो जो भी मैं बता रहा हूं उसका आंसर आपको समझते हुए ही टिक करना है। बात समझ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कहता था यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का पूछा गया, यानी क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया 5। तो करना क्या है, आपको फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमसे इसी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी गई है Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यानी अगर आप पूछो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 1/4 पाई एफ। ठीक है, ऊपर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। हमसे पूछा है यूनिट, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करना, तो फोर्स। ठीक है, फोर्स यूनिट होता है नीचे न्यूटन, नीचे लिखा R स्क्वायर, R स्क्वायर यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों चार्ज हैं तो Q चार्ज यूनिट होता है कुलम, तो ये बन जाएगा ऊपर कुलम स्क्वायर ना। Q1 इंटू Q2 बन जाएगा कुलम इंटू कुलम यानी कुलम स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका जो यहाँ से यूनिट बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया कुलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट था। अभी मैंने कुछ देर पहले इसका आपको वैल्यू बताया था, जब आपने उसका वैल्यू बताया था तो आपको वहां पर इसका मैंने आंसर ही बताया था, मैंने उसका पर यूनिट भी लिखा था आपको। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल बात है, बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो याद रखना कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ है ना।
न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर इस न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम्ब स्क्वायर होता है ना, ये पर कूलम्ब स्क्वायर होता है ऐसे। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ना एक चीज थोड़ा रॉन्ग दिया गया है, अगर अगर आप थोड़ा यूनिट को ध्यान दोगे तो उसने बस वैल्यू पूछा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आप जज करना कि बहुत सारे गैस पेपर में बहुत उल्टा पुल्टा लिखा होता है, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देकर चलना है ना, जो कि मेरे कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर -2 होना चाहिए था, है ना। अगर आपने इनसाइड देखना क्या दिया है इसका, तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, यानी यहाँ से जो ऑप्शन पर होना चाहिए था वो आपका ए सही होना चाहिए था, अगर यूनिट भी सही दिया होता। तो मैंने इसको यहाँ पर आपके यूनिट को सही कर दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ताकि आपका आंसर सही हो जाए। बात है क्वेश्चन नंबर 7, लिखता है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81, है ना। तो कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन नंबर 7 पहले भी किया है ना, शर्मा वर्मा, देखो सब सेम है ना, तो कोई बात मत करो, वर्मा शर्मा जो मिलता है वो कर डालो, हम करा ही रहे हैं, उसको बस देख लो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, याद रखना कि रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो होता है परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो उसने कहा जो रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है ना, रिलेटिव परमिटिविटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो वाटर कितनी गिवन है, वो 81 गिवन है। कितनी गिवन है, वो 81, यानी ई आर की वैल्यू 81 गिवन है। तो क्या बताओ ई डब्ल्यू यानी एप्सिलॉन डब्ल्यू और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशनशिप होगा। तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है और वैल्यू पुट कर देनी है। क्या पुट करनी है, ये वैल्यू 8 है ना, ये 81, तो 81 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एप्सिलॉन ऑफ वाटर, मतलब परमिटिविटी ऑफ वाटर जो होगा वो 81 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, और जो करेक्ट आंसर है वो आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी द करेक्ट आंसर। तो ई डब्ल्यू इक्वल टू होगा 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो आपको जो मैं बताया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और याद रखना कि जल्दी हम आपको सब्जेक्टिव भी कल से करने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव को भी आपका मतलब जो भी आजकल जो भी बताएंगे आपको हम अपडेट दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे कि कब वीडियो अपलोड रहा है। तो हम सब्जेक्टिव बता देंगे आपको, अब चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू करेंगे, अब चैप्टर वाइज हम आपका सब्जेक्टिव भी करेंगे, और अदर सब्जेक्ट को भी हम टच करेंगे, जैसे मैथ और केमिस्ट्री को भी हम टच करेंगे। कंप्यूटर तो आपका साथ साथ ही होगा, और इंग्लिश का भी हम आपके लिए ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट लेटर राइटिंग पार्ट हम आपको अच्छे तरह से करा पाएँ और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हम करा पाएँ, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ, लिखता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट क्या होता है, सबको पता है, आग बंद करके बोलते हैं क्या होता है, कूलम्ब होता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारा कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन 9, लिखता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला सही है, तो पता होगा कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग गॉस साहब ने क्या कहा था, गॉस साहब ने यही कहा था कि अगर किसी भी सरफेस के अंदर कोई अगर चार्ज है क्यू, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर, है ना, फ्लक्स क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएंगी, तो कहते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएंगी उसका यानी, और जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो चार्ज इंक्लोज, मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला की बात है। तो सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया, तो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिख गया, यानी 9 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए, ठीक है। और आपका भी हाथ चलते रहना चाहिए, है ना, कमेंट में, ताकि मुझे पे चले, और एंड में बताना है आपको कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन में 10, लिखता है द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। देखो कहा था कि जो गॉस लॉ, है ना, गॉस साहब थे, गॉस साइंटिस्ट जो गॉस थे, उन्होंने एक सरफेस बनाया था किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। एक बड़ा एप्लीकेशन यूज करते हैं गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट के लिए, यानी विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, किसी भी चार्ज के लिए या किसी भी आवेश के लिए। तो उसके हम क्या करते हैं, एक हम सतह का निर्माण करते हैं, यानी एक हम सरफेस बनाते हैं जिसको हम लोग इमेजिनरी सरफेस बोलते हैं। वो रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है, वो एक आभासी होता है ना, वो रियल नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है इस सरफेस का नाम क्या था, तो इस सरफेस का हम नाम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं, गॉसियन कहते हैं, प्लेन सरफेस कहते हैं। तो देखो यहाँ पर नाम में लिखा है गॉसियन, है ना। जब गॉस आपने कहा है तो सरफेस का भी नाम क्या रखेंगे, हम लोग गॉसियन सरफेस ही रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर होगा आपका गॉसियन सरफेस की द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन 11, लिखता है द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाई दैट, ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखोगे ना जितने मार्केट में गेस पेपर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो लोग पीवाईक्यू को ही भर देते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन वो पीवाईक्यू का ही रहता है, या लास्ट ईयर का जो भी आपका मॉडल सेट आता है वही क्वेश्चन वाले ये लोग ना छाप देते हैं पूरा का पूरा, कोई बात नहीं करता है ना। तो ये मैंने आज में बहुत सारे देख रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर आपके जो जूनियर हमको उनको बता देना कि नेक्स्ट ईयर हमारा भी अपना गेस पेपर आएगा, नॉट गेस पेपर, कंसेप्चुअल पेपर होगा, जो क्वेश्चन में आता है और जैकवुड आपसे क्या पूछता है ना, उसमें हम कहानी की बात नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे, जिससे आपको कम टाइम में आपके अच्छे मार्क्स आ चुके,
ठीक है। और वो जो भी हम आपको देंगे वो आपको हम एग्जाम के बहुत पहले आ ही जाएगा, 2 महीना 3 महीना पहले ही वो मार्केट में आ जाएगा, नॉट मार्केट में, हम आपके लिए आपको बता देंगे। तो चैनल पे जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना। कहता है द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइड, तो क्या होता है, तो कंजप्शन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जितना चार्ज अगर किसी यूनिवर्स में, है ना, अगर जनरेट होता है, तो ऐसा नहीं किसी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, अगर जनरेट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जनरेट होगा। जैसे कि बात करते हैं, मान लो अगर हमने अगर किसी सरफेस को अगर रब किया, है ना, रब किया तो मान लो उस पर एक चार्ज आ गया प्लस चार्ज, है ना, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चार्ज भी आपको डेवलप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये होता क्या है, सिंपल चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, सिंपल सी बात करते हैं, चार्ज ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है, तुम बात करें क्वेश्चन 11, समझ लेने की थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके लिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। जैसे मान लो होता है कि हमारे पास एक सिल्क वाल होता है ना, एक सिल्क हो गया, हमारे पास हो गया ग्लास रॉड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ग्लास रॉड है, दोनों कैसा है, दोनों न्यूट्रल है, कैसा है, दोनों दोनों हमारे पास न्यूट्रल है, एक ग्लास रॉड हो गया और एक हमारे पास सिल्क का कपड़ा हो गया, ठीक है। अब दोनों न्यूट्रल मतलब दोनों में कोई चार्ज नहीं है, मतलब दोनों में इक्वल है, अपोजिट चार्ज है, न्यूट्रल है। क्या होता है, जैसे आपको इस पर लाके अगर आप रब करोगे ना, आप इस पर फ्रिक्शन करोगे फिर रब करोगे, तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पर चार्ज आएगा प्लस, एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा यहाँ पर तो एक और चार्ज आएगा प्लस, एक इलेक्ट्रॉन जैसे आगे गया एक प्लस चार्ज आएगा इस पे, तो जितना चार्ज नेगेटिव जाएगा उतना चार्ज ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज परमिसिबल, मतलब एक साथ दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होंगे। अगर चार इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो 4 पॉजिटिव चार्ज भी बनेंगे, ठीक है, इसका कहने का मतलब यही था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन में डी। समझ आ गया होगा तो लिखना कमेंट में, यस सर समझ आ रहा है ना, कहानी नहीं कर रहे हैं हम, आपको समझाते हुए चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते, कहता है कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, तो सिंपल सी बात था कि आपका एक फॉर्मूला होता है क्वांटिटेशन चार्ज का, इसका याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि Q इक्वल टू एनी, मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और इसका मतलब एक ये भी था, इसका मतलब ये भी था कि जो भी होगा ना, एक ई क्या होगा, एक हमारा एक मिनिमम चार्ज होगा, ई क्या होता है, एक सबसे कम चार्ज होता है, ठीक है, इससे हम बोलते हैं कि मिनिमम चार्ज होता है, ठीक है। तो इस सब का मतलब इसका एक फॉर्मुला सिंपल से हो गया जिस पे आपका न्यूमेरिकल्स भी आता है, लेकिन याद रखना कि जो ई होता है वो मिनिमम चार्ज होता है। तो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का मतलब था कि देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज होगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, यानी कि कम से कम मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है जो कि ई के इक्वल होता है ना, उससे कम कभी भी नहीं हो सकता है ना। या इसका एक और करने का मतलब ये भी होता है कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का जो मेन डेफिनेशन वो ये कहता है कि आप किसी भी चार्ज को, है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म लिख सकते हैं। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीपल कुछ भी नंबर हो सकता है, वो कुछ भी आपका पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 -2 -3 -5, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज से तो चार्ज बन जाएगा। ऐसा ही चार्ज हमारे लिए पॉसिबल होता है। आते क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन 13 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना। ए चार्ज क्यू इज इंक्लोज्ड इन ए क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं की बात है, सिंपल सी बात कर रहा है, आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो याद कर लो। क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 13 की, तो कह रहा है कि मान लो कि हमारे पास एक हमारे पास मान लो ऐसा क्यूब है, ठीक है, एक ऐसा क्यूब हो गया। एक क्यूब में कितने सतह होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, तो बोलोगे सर इसमें 6 फेस होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, हो गया, याद रखना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ऐसा करके 6 सरफेस होते हैं। तो कह रहा बताओ इसके अंदर हमने एक चार्ज रख दिया क्यूब को, तो बोला बताओ इसके किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, मतलब बात करते बताओ इसके टॉप सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, ठीक है। तो देखो पूरा चार्ज इंक्लोज हो गया है, तो यानी जो जो फ्लक्स होगा वो 6 फेज से कितना होगा, 6 फेज से जो फ्लक्स होगा वो क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि ये तो गॉस साहब ने कहा था कि पूरे चार्ज को इंक्लोज कर दो। तो इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए मुझे कितने सरफेस चाहिए, 6 सतह चाहिए, 6 सरफेस, कौन सा कहा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे करके हो गया 6 फेस। तो बताओ एक फेस से कितना होगा, तो एक फेस से होगा वो कितना होगा, 6 से डिवाइड कर दो, है ना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये एक फेस होगा। तो हमसे भी क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखो तो हमसे पूछा क्या थी, विच वन ऑफ द फेसेस, है ना, विथ वन ऑफ द फेसेस, मतलब किसी एक सरफेस से, किसी एक सतह से, तो किसी एक सतह से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 होता तो 2, तो यहां पर 2 करते, 2 इंटू क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सा जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में डी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, है ना। तो ऑप्शन में डी द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन पर हम 14। तो 14 में को हम यहाँ लिखते हैं, लिखता है ए पॉइंट चार्ज क्यू मूव
राउंड इन ए सर्कल अबाउट ए चार्ज क्यू देन द वर्क डन बाय द चार्ज। तो वर्क डन कितना करेगा? देखो आपने एक चार्ज को यहाँ रख दिया, ठीक है, अब इसको आप यहाँ से यहाँ घुमाओ, है ना, इसके रीजन बहुत से है ना, कि बहुत से रीजन है। देखो यहाँ पे इसको हम कहा जाते हैं, क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का नहीं है, अगले चैप्टर का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मान लो डिस्टेंस आर है ना, तो यहाँ पर मान लो पॉइंट ए है, तो मान लो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। मान लो इस चार्ज को घुमा के आप यहाँ पर ले आए पी बी पॉइंट पर, यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, तो वी बी का इक्वल टू कितना होगा? के क्यू डिवाइड बाई आर, क्योंकि अभी भी डिस्टेंस कितना है? क्यू और जो पॉइंट हमने लिया, दूसरा पॉइंट लिया वहाँ पर जहाँ वी बी लिखा हुआ का डिस्टेंस अभी भी आ रहा है, तो होगा, तो दोनों का पोटेंशियल सेम। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हम किसको ले जा रहे थे? हम एक क्यू चार्ज को ले जा रहे थे ना, वो जो एक और चार्ज है वो भी कैसा चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो फॉर्मूला होता है क्यू इंटू, है ना, वी बी माइनस वी ए, ठीक। अब देखो बी और ए का पोटेंशियल तो सेम है, जो बी का है वही ए का है, तो दोनों इक्वल हो गया, इक्वल में अपोजिट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी क्यू इंटू हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। यानी जो वर्क करना पड़ता है वो आपको जीरो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉजिक। दूसरा लॉजिक होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की भी जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री है ना, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। तो किसी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो जो अभी केंद्रक बल होता है, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, उसके द्वारा जो किया गया जो कार्य होता है वो हमेशा जीरो होता है, मतलब उसके द्वारा जो वो जो वर्क करेगा वो हमेशा जीरो होगा। तो दो लॉजिक है, दो लॉजिक से किसी से भी आप चाहे तो कर सकते हो। आते क्वेश्चन 15 लिखता है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर, ठीक है, विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक। तो क्या 2 पॉइंट चार्ज है दोनों के बीच में, एक पे चार्ज कितना है? प्लस 3 माइक्रोकूलम, और एक पे क्या है? माइनस 4 माइक्रोकूलम, और दोनों को रिपेल कर रहे हैं 10 न्यूटन के फोर्स से। तो यानी हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल हो जाएगा 10 इक्वल टू के इंटू, है ना, एक 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है तो मालूम डिस्टेंस लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी वैल्यू को आप पुट करके देख लेते हैं, तो हो जाएगा ये 10 इक्वल टू हो जाएगा के डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, और 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 पंख में जाएगा, 10 का पावर -12, ठीक है। तो यहाँ का तो वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर के क्यू है ना, यानी चलो इसको ऐसा ही छोड़ लेते हैं ना, इतना ही लेके छोड़ लो, तो ऐसा ही कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ चार्ज इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम देन न्यू फोर्स। कह रहा है कि अगर इस पर हम एक्स्ट्रा चार्ज -6 माइक्रोकूलम कर देते तो बताओ अब नया फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो के बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 12 गुने 10 का पावर -12, ऐसा, ठीक है। अगर अब करा कि आप दोनों को कितना चार्ज दो, करा दोनों को अपने चार्ज दिया कितना, दोनों को अपने जो चार्ज दिया वो -6 माइक्रोकूलम का एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया है। तो बताओ अब नया फोर्स कितना होगा। तो हमसे सिंपल फोर्स के बारे में पूछा गया, तो हम सिंपल फोर्स ही निकालेंगे और कुछ हम निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, तो मान लो अब नया फोर्स मान लो एफ डैश हो गया, तो एफ डैश इक्वल टू कितना होगा? के क्यू वन कितना होगा? देखो पहले था +3, अब -6 दिया, तो अब कितना हो जाएगा? -3 माइक्रोकूलम। -3 का मतलब अभी भी इसमें का पे चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁶, है ना, हम नेगेटिव साइन को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ बात करें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा चार्ज कितना था? वो प्लस माइक्रोकूलम था, उसको दे दिया आपने -6 माइक्रोकूलम का चार्ज, तो +4 और -6 कितना हो गया, है ना, ये वाला +4 है ना, इसको भी आपने दिया कितना? -6 का, तो +4 माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम बन जाएगा -2 माइक्रोकूलम। तो अब जो चार्ज कितना हो गया वो हो गया 2, इसको लिखना पड़ेगा, हमें 2 लिखना पड़ेगा, है ना। क्या बात कर फिर से बोल रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई लिखना पड़ेगा हमें आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ के बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो के बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो आया था 12 गुने 10 का पावर -12 आया था। यहाँ का थे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 गुने 10 का पावर -12 हो गया यहाँ भी। अब देखो कुछ काटा काटी होने वाला है क्या, तो काटा काटी दिखते रहे, ये भी काटेगा, ये काटेगा, 6 काटेगा 12 को 2 बार में, और 2 ने काटा 10 को 5 बार में, तो आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा 5 न्यूटन, याद रखना। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 5 न्यूटन, और याद रखना ये जो आंसर होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। ये फोर्स भी कैसा होगा? ये रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि अब दोनों पे चार्ज कितना आ गया है, पहले वाले पे चार्ज आ जाएगा -3 और दूसरे पे चार्ज आ जाएगा -2, तो दोनों अभी चार्ज कैसा है? दोनों चार्ज नेगेटिव जाएगा, फोर्स होगा रिपल्सिव। खैर हमसे जो पूछा गया था ओनली पूछा गया था मैग्नीट्यूड, तो हम बोलेंगे कितना? 5 न्यूटन का फोर्स। आते क्वेश्चन नंबर 16 लिखता है 2 पॉइंट चार्ज +3 एंड -8 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो क्वेश्चन 6 का आपको कमेंट करना है, खुद से बताना है इसका आंसर क्या होगा, है ना।
आपका इसको आपको कमेंट करना है ना, इसका आपको आंसर करना है कमेंट, जैसे बताया पहला क्वेश्चन वैसा ही आपको करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन 17 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2023 के मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर कोई गैस अपने छाप दिया है इसको अपने, कि हमने गैस, कोई गैस नहीं किया है, कोई गैस नहीं करता है सर ना, सब जैक बोर्ड के PYQ को छापता है, या फिर कहीं ना कहीं देखोगे तो कोई ना कोई हर ना कोई जैक बोर्ड के मॉडल सेट को छाप के ले आता है, और मार्केट में गैस पेपर आता है, पता नहीं क्या गैस पेपर है, कुछ नहीं है ये, है ना। तो ये मॉडल सेट का क्वेश्चन आया हुआ था, और आई थिंक कहीं ना कहीं ये जैक बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया एक बार। ठीक है, टू चार्ज 1 माइक्रोकुलम एंड प्लस 5 माइक्रोकुलम, देन द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन। देखो मैंने अभी भी कहा था ना, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि जो दोनों पे फोर्स लगता है ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। मतलब एक पे चार्ज बोला अगर +1 माइक्रोकुलम का चार्ज है, दूसरे पे +5 माइक्रोकुलम का चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लो अगर आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जितना फोर्स है ये रिपेल करेगा पीछे, उतना ही फोर्स है ये भी करेगा इसको रिपेल। तो दोनों फोर्स चाहेंगे इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों फोर्स का रेशियो कितना हो जाएगा, F/F का रेशियो कितना हो जाएगा, कट के आंसर आ जाएगा 1/1। तो रेशियो कितना रहेगा, रेशियो हमेशा भी रहेगा 1/1, मतलब दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। और बस डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है दूसरी ओर, एक लगेगा लेफ्ट में तो एक दूसरा लगेगा राइट की ओर। तो आंसर होगा बी का जो करेक्ट 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए पढ़ लेना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। बाकी 15 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी ये जैक बोर्ड पूछा नहीं है ना, ये पूछते नहीं है। आते क्वेश्चन में 8 लिखता है, ए सो बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज इन द इट्स रेडियस। तो मैंने को पहले भी कहा था, अगर आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने कहा था कि जब भी किसी मान लो हमारे पास एक हो गया सो बबल है, इस पे चार्ज कैसा हमने जैसे दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज, देखो तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एक दूसरे से ये दूर भागना स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे, है ना। सबसे जाएगा सब जाएगा कि एक दूसरे के बीच में स्टार्ट हो जाएगा रिपल्सन। रिपल्सन स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, दूसरे से ये दूर जाएंगे। इससे क्या होगा कि इनका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, ये इतनी दूर चले जाए ताकि इनके बीच फोर्स कम से कम लगे। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, नहीं इसके रेडियस को बढ़ना पड़ेगा हमेशा। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से बात समझ आ गया। क्वेश्चन 19 कहता है द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा। तो याद रखना कि जो डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन 19 की बात कर रहे हैं हम, है ना। ऊपर क्वेश्चन 18 था, ठीक है। तो 19 की बात करते तो याद रखना कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है P×E, ठीक है। ये आपका होता है, याद रखना पहले P आएगा बाद में E आएगा, यानी पहले डाइपोल मोमेंट आता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। डायग्राम अगर आपको नहीं आता तो याद रखना कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो आपका जो डाइपोल है वो ऐसा रहता है ना। इधर का नेगेटिव चार्ज, इधर होगा आपका पॉजिटिव चार्ज +Q, और डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा P का, और इसके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। तो बोलते हैं P×E बोलते हैं, जिसको लोग PE sin थीटा भी बोलते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, P×E होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 20, है ना। वर्क डन पूछा गया था, वर्क डन इन रोटेटिंग इन डाइपोल बाय 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ कुछ मिनट, जैक से पूछेगा नहीं। देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE, है ना, इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट P गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है। अब पढ़ते क्वेश्चन θ1 θ2 गिवन, θ1 θ2 हमें गिवन है कि नहीं। लिखता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक द्विध्रुव है, इसका मोमेंट कितना है, P है, लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लाइंग अलोंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वो पहले अलोंग था, मतलब कि पहले थीटा कितना था, पहले थीटा था 0 डिग्री था, ठीक है। नाउ द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। अब पहले था 0 डिग्री था क्योंकि वो उसके अलोंग था, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, मतलब थीटा 0 था। अब कितना हो गया एंगल, अब एंगल बढ़ के हो गया 90 डिग्री। तो बताओ अब कितना वर्क करना पड़ेगा। तो याद रखना पहले फॉर्मूला cos θ बनाता है, लिखना पड़ेगा cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा PE cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 90 की होती है 0। तो आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा सिंपल PE, है ना। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा सिंपल आपका PE। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझिएगा। क्वेश्चन 20 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लिखता है ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। कह रहा है कि मान लो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन 21 की, लिख लेते हैं, और आपका हाथ उठाना चाहिए, आपका कमेंट होते रहना चाहिए। तो कह रहा है बताओ कि यहाँ पर हम बात करें कि अगर यहाँ पर मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कह रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर हमने कोई चार्ज को रख दिया, किस चार्ज को, एक चार्ज को हमने स्मॉल q को रख दिया यहाँ पर,
ठीक है, हमने एक स्मॉल q चार्ज को यहाँ पर रख दिया, तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स एक आगे की ओर फोर्स लगेगा F, इस फोर्स F की लिए कितनी होगी, तो इस फोर्स F की जो वैल्यू होगी वो Q इंटू ई होती है ना, Q इंटू ई हो जाएगा आपका फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लिखता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये क्वेश्चन भी आया था आपका 2023 का मॉडल सेट का क्वेश्चन था, यानी 2023 के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने कभी देखा है इसको। हाँ, लिखा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी 1 कूलम्ब का अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो सिंपली करना है कि आपको क्या करना है, आपसे पूछा क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखना, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए आंख बंद करके Q इक्वल टू एनी लगा देना है। क्या लगाना है, Q इक्वल टू एनी, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई ई। Q क्या है, Q को हम लोग बोलते हैं चार्ज कितना है, तो उसने कहा 1 कूलम्ब का चार्ज कहा उसने, तो 1 कूलम्ब लिख लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर 10⁻−19 डिवाइड बाय हो जाएगा ये 1.6। ठीक, इसको चाहे तो आप और सॉल्व करना चाहते तो इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6, और 1.10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 6.25, तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। आई थिंक आपको सब कुछ दिख रहा होगा, सही से राइटिंग भी समझ आ रही होगी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका, कहीं ना कहीं श्योर आपका 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, क्वेश्चन 23 आपका कमेंट करके बताओ कि आंसर कितना होगा, है ना, कमेंट करके आंसर बताना कि क्वेश्चन 23 का आंसर कितना होगा। ठीक है, बाकी मैं सबका आंसर कमेंट में पिन करके मैं पिन में कर दूंगा आपका कमेंट, बाद में आप जब बता दोगे तो मैं इसका पिन कमेंट कर दूंगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है ना। तो आप मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा चेक किया कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो मेरे पास कमेंट सेक्शन जाकर चेक करो, और कमेंट सेक्शन को देखना नहीं है, कमेंट सेक्शन को देख के कमेंट भी करना है आपको। ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रहा है, बस यहाँ पर जानना कि पहले वाले क्वेश्चन में 1 कूलम्ब था, मैंने वहां पर 1 लिखा था ऊपर में, अब यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा बस, और आपको ऐसे ही रख के सॉल्व करना है। आते क्वेश्चन 24 लिखता है ए ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क एक्वायर ए चार्ज ऑफ +6 इंटू 10⁻12। व्हाट द चार्ज ऑन सिल्क, कह रहा है कि हमने एक ग्लास रॉड को हमने क्या किया, एक हमने ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ। मैंने एग्जांपल लिया था पहले, तो कहा था कि अगर ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया कितना, ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया इतना प्लस का, तो सिल्क पे कितना चार्ज आ गया, तो क्या कहा होगा, कहीं ना कहीं ग्लास रॉड से चार्ज कहाँ चला गया है, सिल्क पे चला गया है। कितना चार्ज गया है, जितना चार्ज ग्लास पे आया था, बट साइन क्या रहेगा, अपोजिट। तो दोनों वैल्यू रहेगा सेम, बस साइन क्या रहेगा, अपोजिट। अगर ग्लास रॉड पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया है, नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका चला गया है सिल्क पर। तो सिल्क पर कितना चार्ज आएगा, -1.6 इंटू 10⁻12 कूलम। कह रखा है इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट जीरो पोटेंशियल, है ना, क्या जीरो पोटेंशियल पर एक जीरो पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज का हो सकता है, कब हो सकता है ना, कि इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। हाँ, कभी भी हो सकता है ना। देखो कभी भी ना ऐसा मत सोचना कि आपका जो पोटेंशियल होगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उससे जीरो पोटेंशियल नहीं हो सकता है। जीरो पोटेंशियल हो सकता है एक बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज भी हो। ठीक है, बॉडी पे नेगेटिव पोटेंशियल हो सकता है अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है ना, क्या करना है, हो सकता है। आते क्वेश्चन पर हम 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 कहता है ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, कह रहा है एक बॉडी को आप कैसे नेगेटिव चार्ज कर सकते हो। तो याद रखना, मैंने एक चीज कहा था आपको, अगर मैंने वीडियो ध्यान दिया होगा पहले भी, तो मैं बार बोलता हूँ, जब भी आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर कर सकते हो, या तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को दे दो, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज को दे नहीं सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब बात करते हैं प्रोटॉन को तो आप निकाल नहीं सकते हो इजिली। आप किसको निकाल सकते हो हमेशा, सिंपल मेथड से, इलेक्ट्रॉन को। तो जब भी बात करेंगे एक बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज हो गया है, मतलब क्या है, आपने उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया है, मतलब उसमें कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, तभी वो बॉडी क्या हो गया है, तभी वो बॉडी आपका नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, हम हमेशा जब भी बात करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करते हैं, और रिमूव कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो किसी बॉडी से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो बॉडी बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बात समझा गया, यानी आवेशित चार्ज मतलब आवेशित होना। आते क्वेश्चन 27 लिखता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का रीजन क्या है।
देखो इसका डबल आंसर है ना, ये मतलब ये बाबा तानी तो शर्मा वर्मा देखो जिसको देखो ना सब में सेम क्वेश्चन छापा छापे किया दोनों ने एक दूसरे को। पता नहीं कौन क्या है क्या समझ, दोनों एक ही है, नाम से ही लगता है शर्मा वर्मा ऐसा, तो लगता है दोनों पड़ोसी का नाम है। तो शर्मा वर्मा पड़ोसी का नाम भी लगता है मुझे सुनने में ऐसा। तो लगता है कि इन्होंने क्या किया है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, तो फिक्शन से होगी, ऑब्वियस बात है। या फिर और फिक्शन क्या होता है, जब आप दो बॉडी को रब करते हो, तो ऑप्शन का दोनों होना चाहिए सही है ना, रबिंग टू बॉडीज ऑफ फ्रिक्शन, दोनों होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में है ना, तो लिखना नहीं आएगा क्योंकि ये कभी जैक बोर्ड में नहीं पूछा गया है, तो ये देंगे भी नहीं है ना, ऐसा क्वेश्चन वो कभी नहीं देंगे क्योंकि पता है जैक बोर्ड के ऐसा क्वेश्चन दो जिसका एक ही आंसर हो, डबल आंसर हो, वो ऐसा क्वेश्चन कभी आपको देंगे नहीं। क्वेश्चन 28 ये आपका अच्छा क्वेश्चन लिखना, 28 नंबर इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल कितना होगा। ठीक है, तो हम बात करें क्वेश्चन में 28 की, तो कह रहा है कि अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, मतलब इस पर हमें चार्ज कर दिया, इस पर हमें चार्ज दे दिया, प्लस चार्ज दे दिया, तो पता बताओ कि इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, तो अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मालूम सेंटर से पास करते हैं इस पॉइंट पर, है एक पॉइंट ए लेते हैं, बताओ ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या करना है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हो तो हम क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर कितना चार्ज है, क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज आया है, यानी यानी इस पीले घेरे के अंदर कोई भी चार्ज आया है, तो नहीं आया है, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी कितना होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज इंक्लोज कितना है, इस पीले सरफेस के अंदर जीरो है, चार्ज जीरो हुआ तो दिस मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो उसको आपको याद रखना है कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के, वो हमेशा जीरो होती है, क्योंकि चार्ज कहाँ होता है, हमेशा सरफेस पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर होती है, अंदर में हमेशा होती है जीरो। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है ना, इसको कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। चलो आते हैं क्वेश्चन 29, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आएगा एग्जाम में, लिख के रख लो, एग्जाम में नहीं आता है ना। करेक्ट, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8 और माइनस 2 Q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively. Then the location on the नॉट एक्स जेड एक्सिस, ये एस एक्सिस है। देखो ये सालों साल से इनका ये गलती आ रहा है, मतलब मैं पकड़ के रखा हूँ उनको, हर साल से ये गलती कर रहा है ना, वो कोई लोग सुधारते भी नहीं एक बार, क्या सुधार भाई, वो एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस ना रखा है, वो एक लिखा है ना, वो एक्स इक्वल टू यू लिख के रखा है, वो एक्स इक्वल टू एल लिख के रखा है। तो हमसे वो तो भी हमसे जो पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्स एक्सिस पर पूछा गया है, नॉट जेड एक्सिस पे। ये बाल साल ना, ये सालों साल से इनका ये गलती है और ये सुधारते नहीं है, पता नहीं हर साल को ये छाप देते उल्टा उल्टा, इनका काम नहीं होता, बस जो ही हर साल आ रहा है उसको बस छाप दिया करो, कुछ मत, कोई चेंज ही नहीं करना उनको, गलत है तो गलत रहने दो, कोई फर्क पड़ता है, बच्चा गलत कर जाए एग्जाम में, बच्चे के मार्क्स कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को यहाँ पर। तो सुनना यार एक्स एक्सिस लिखा है, तो करते हैं हम क्वेश्चन को, कुछ सिंपल सा मेथड है ना, आपको याद रखना कि हमने मान लो हमने दो चार्ज रखा, कहाँ रखा, एक चार्ज मान रखा 8Q, यहाँ पे एक चार्ज रखा -2Q, ठीक है, कहाँ कहाँ रखा है, ये x इक्वल टू 0 पे रखा हुआ चार्ज है, ठीक है, ये x इक्वल टू L पे रखा हुआ है। तो कुछ पूछ रहा है, बताओ कि एक्स एक्सिस पर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा। देखो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है, जहां पर चार्ज छोटा हो, छोटा चार्ज का मतलब देखना, साइन को मत देखना, सिर्फ देखो को 8Q है और ये 2Q है, तो कौन छोटा चार्ज है, 2Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही कहीं जीरो होगा, है ना। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर जो ई नेट है वो जीरो है, ठीक है, अगर ई नेट जीरो है तो ई नेट कैसे निकालोगे, तो ये डिस्टेंस तो हमारा एल था पूरा, डिस्टेंस तो हमारा एल है, और 2Q से लेकर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड P लिख रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस तो x हो गया। तो 8Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 8Q चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा k इंटू 8Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 8Q चार्ज है जो P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो L प्लस एक्स है ना, वो कितना है, वो L प्लस एक्स है, ठीक है। इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा होगा, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं हमारा ये 2Q भी बना रहा होगा, तो 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो k इंटू 2Q डिवाइड बाई 2Q से जहां -2Q चार्ज लेकर P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो हमारा x है, लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। देखते कोई काटा काटी कर सकते हैं, तो काटा काटी हो जाएगी, इधर से k से k को मारेगा, 2 काटेगा 8 को 4 बार में, और q ने q को मार दिया, तो ये बन, और तो इधर बन गया 4/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो तो 2 बन जाएगा, नीचे l प्लस एक्स बन जाएगा स्क्वायर रूट करने पर, और ये बन जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू एल प्लस एक्स, तो x इधर आएगा तो बन जाएगा -x, तो 2x -x बन जाएगा x, तो x इक्वल टू आ जाएगा l, यानी x के लिए किसके इक्वल है, वो l के इक्वल है।
तो बोला कि तो अब उससे पूछा है, पूछो तो ऑप्शन तो नहीं दिया है, मतलब x की वैल्यू l के इक्वल है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से x लेकर, तो ये l पहले यहाँ से यहाँ तक था और x की वैल्यू भी कितनी आ गई, l आ गई। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, l प्लस एल 2l पे, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी जो डिस्टेंस होगा ऑन द एक्स एक्सिस वो पॉइंट कहाँ पर है, वो पोजिशन है 2l पर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है ना, इसको लिखना एग्जाम में नहीं आता है। ये क्वेश्चन आपका नीट या जेई मेन से पूछ सकता है, या फिर मान लो सीबीएसई बोर्ड पूछ सकता है, जैक बोर्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना करने के लिए आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, और आप नहीं किए हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा एग्जाम में। चलो तो स्टार्ट करते हैं आप अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन 30 कहता है हमसे कि वेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस। कहता है जब आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब जब आप एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या एक्सपीरियंस करता है, यानी वो क्या फील करता है, उसे क्या महसूस होगा। एक फोर्स होगा, दूसरा कहता है एक टॉर्क होगा, मतलब एक आघूर्ण होगा, तीसरा कहता है ना ही बल ना ही आघूर्ण ना ही मतलब ना ही फोर्स ना ही टॉर्क, और डी कहता है ना ही फोर्स और ना ही टॉर्क, और सी में कहता है फोर्स एंड टॉर्क दोनों, एंड डी में कहता है ना ही फोर्स ना ही टॉर्क। तो याद रखो कि जब भी क्वेश्चन आता है तो आपसे ये चीज ध्यान देना चाहिए। यहाँ लिखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। क्या होता है नेट फोर्स हो जाता है जीरो। क्यों, इसका मतलब होता है कि जैसे आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को आप रखोगे, है ना, जैसे आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखोगे, मान लो यहाँ पर चार्ज हो गया -q और ऊपर पर चार्ज हो गया +q, दोनों पर चार्ज इक्वल अपोजिट है, तो इस पर क्या होता है कि आगे वाले फोर्स लगता है F आगे, ठीक है, और F की वैल्यू चाहिए QE, ठीक। इस वाले फोर्स का लगेगा, इस वाले फोर्स लगता है, लेकिन सेम फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना होगा, यहाँ भी होगा Q × E। तो देखोगे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जाएगा जीरो, क्योंकि एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स जीरो। एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे, दोनों के वैल्यू बराबर है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो गया, जीरो। तो नेट फोर्स नहीं होगा, लेकिन टॉर्क होगा, है ना। तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा बस ओनली एक टॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन 31 लिखता है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। ठीक है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन रखा है हमने और एक हमने रखा है प्रोटॉन को। कहाँ रखा है दोनों को, हमने दोनों को रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कह रहा है तो दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो निकालते पहली बात, तो दोनों पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है, और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है। एक पर चार्ज प्लस होता है, एक पर चार्ज माइनस होता है, बाकी दोनों की वैल्यू बराबर होती है, बस एक होगा प्लस एक होगा माइनस। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ क्या करना है। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा Q × E। ठीक है, इतना ही, ठीक है। अच्छा, और मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, है ना, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वही मैं लिख रहा हूँ F = ma लिख रहा हूँ, ma। ठीक है, सिंस दोनों पर चार्ज सेम होता है तो दोनों पर चार्ज क्यू लिखेंगे, है ना, और दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर लेकर देखते हैं क्या होगा। अब क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं डिवाइड करके क्या होगा। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो दोनों को डिवाइड करते हैं यहाँ से, दोनों को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपका, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर निकालना में एक्सेलरेशन का रेशियो। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा, देखो मास ऑफ प्रोटॉन चला जाएगा ऊपर, है ना, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो आ जाएगा नीचे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्या करना है, ma यानी फोर्स इक्वल टू होता है ma और फोर्स इक्वल टू होता है QE। तो ma इक्वल टू आपको सिंपल यहाँ पे QE करना था और आपका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पहले एक बार भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32, ये आपसे एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, हम ऐसे कुछ स्किप करते हैं, लेकिन रखना इसका आंसर होता है 10⁻38, है ना, अराउंड 10⁻38 होता है। तो दोनों के रेशियो का what the ratio of electrostatic force and gravitational force between two electrons present at certain distance। मतलब दो, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है ना, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास भी होता है। तो मास, इलेक्ट्रॉन पे मास भी होगा me और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होगा ee। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, मान लो डिस्टेंस r है।
तो पूछा है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम कर लेते थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ जी लिखते हैं तो होता है जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आर से स्क्वायर का टर्म कैंसल हो जाएगा। तो रेशियो कितना बनेगा, के लिए कितनी है, के लिए होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक, ई होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज होता है ई है ना, ई इंटू ई था इसलिए, ई इंटू ई था इसलिए लिखे स्क्वायर कर दिया। डिवाइड बाई अगर जी बच गया, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻12 होता है। इंटू मास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर क्योंकि नीचे एम ई इंटू एम ई है, मतलब दो मास इंटू मास इलेक्ट्रॉन था। भाई को सॉल्व करें, नियरली इक्वल टू आई थिंक 10⁻38 आता है, ऐसा है ना। एग्जाम में नहीं आएगा, बस याद रखना एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसको आप कहाँ देखोगे, कहीं आप नेट पे सर्च कर लेना। ठीक है, तो इतनी इसका ऑप्शन बी आता है, बी, या क्योंकि यहाँ बस कंफ्यूजन होगा ना आपसे, तो ऐसा ही कुछ आता है। इसको बार चेक कर लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा सब, है ना, नहीं आता ऐसा, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसका ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसलिए। आते क्वेश्चन में 33 लिखता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन आया हमने पहले पढ़ा था। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, मतलब एक विद्युत द्विध्रुव को आप कहा सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो इस पर क्या लगेगा, तो देखो अगर जैसे नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा तो याद रखना, जैसे नॉन यूनिफॉर्म आएगा इस पर दोनों लगता है, इस पर फोर्स भी लगता है और टॉर्क दोनों लगता है। क्या लिखा, इस पे टॉर्क भी होगा और फोर्स भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान देना उसने क्या लिख के रखा है एग्जाम में, बहुत गौर से ध्यान देना। ठीक है, और आंसर कमेंट करते रहो, हाथ रुकना नहीं चाहिए किसी का। देखता हूँ बता लोग, मैं नहीं बोलूंगा तो कोई कमेंट ही नहीं करता, सब सुनते रहते हो, तो सुनना नहीं है, यहाँ पर कमेंट करने आना है। ठीक है, जो पढ़े हो। आते कुछ में 34 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, तो मैंने कहा था कि ये बड़ा फेमस था, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, है ना, एक तो होता है न्यूटन पर कूलम, एक होता है वोल्ट पर मीटर। ये कैसे देखो, एक होता है ई इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स, आपको पढ़ा होगा ना, डीवी बाई डी एक्स होता है ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को मैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, नहीं तो कन्फ्यूज आ जाएगा वहां पर जाके। तो देखिए वोल्ट का जो अब बताऊं यहाँ पर ना, वोल्ट का होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी होता है विभवांतर, इसका यूनिट होता है वोल्ट। ये क्या होता है, वोल्ट। डी एक्स होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है मीटर, तो यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट को लिखा वी से, मीटर को लिखा पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका यूनिट है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, तो इसको बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आते कुछ बाद 35 लिखता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट्स जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसका यूनिट होता है, तो जूल पर कूलम यूनिट होता है वो आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का होता है। ठीक है, तो ये यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है, चैप्टर क्वेश्चन नहीं है, अगले चैप्टर चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख देता हूँ ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन रहेगा। आपसे कुछ 36 लिखता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोलमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोलमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोलमेंट होता है क्या है। तो कुछ बात करें हम 36 का, तो 36 में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोलमेंट को लिखते हैं P इक्वल टू क्यू इंटू 2L या 2A या D लिखते हैं, है ना। ये डिस्टेंस होता है, मतलब कि एक चार्ज माइनस चार्ज, एक चार्ज प्लस, और इनके बीच का डिस्टेंस 2L हो, तो डायपोलमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू 2L, मतलब Q लिख लो प्लस चार्ज को और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2L। तो अब हमसे पूछा यूनिट, तो चार्ज का यानी आवेश यानी Q का यूनिट होता है कूलम्ब और 2L मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यूनिट होता है मीटर। तो आंसर क्या होगा, यानी यूनिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कूलम्ब मीटर। क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से कूलम्ब मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कूलम्ब मीटर। बात समझ आ गया, और कमेंट करते रहो, बताते चलो ना कितना सही कितना गलत। अब आता है अच्छा क्वेश्चन, अब आता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक क्वेश्चन तो आपको आएगा सीधा शॉर्ट, मुझे लगता है एग्जाम में आना चाहिए, इन तीन में से एक क्वेश्चन तो आना चाहिए। देखते हैं कुछ में 37 है ना। वैसे आप कहोगे ना कमेंट, तो मैं आपको एक क्या कर दूंगा, मैं आपको एक वन शॉट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड उसके डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको लिख दूंगा, है ना। आप उस वीडियो को देख लेना, अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लेना, आपको वहाँ सारा एमसीक्यू में सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, कि कभी कभी आपसे यूनिट पूछा जाता है, कभी कभी आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप तो हम वहाँ दोनों बता देंगे। तो देखो आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला था, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू
फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई, ठीक, और E इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, ठीक। डायमेंशनल फॉर्मूला आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे E, तो हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चार्ज, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो MLT-2। फोर्स का तो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। और चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है 80। मैं कराऊंगा इसका 1/3 रिवीजन, तो वहाँ देख लेना। तो कितना हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पर M, ठीक है, L ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं, ठीक है। T का पावर हो जाएगा, नीचे +1 है, ऊपर जाके बन जाएगा -1, तो 2 का पावर, ऊपर -2 पहले से है, नीचे T का पावर 1 है, ऊपर जाके बन जाएगा -1, तो -2 -1 बन जाएगा -3, और A का पावर बन जाएगा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन में, कौन सा दिखा सबको, कमेंट में सही से करो, हाँ सही, ए, चलो सही लिखा सबने, है ना, ए का सही आंसर। बात समझ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 38 की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब भी आपको लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सबसे पहले आप लिखो फॉर्मूला का क्या होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस, आपने पढ़ा होगा, है ना, आपने पढ़ा ई डॉट ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड करंट क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, अभी ऊपर लिखा है, क्या होता है, MLT-3 इंटू A-1, ठीक। और A इंटू ये एरिया है ना, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L का पावर 2। तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया वो बन गया आपका यहाँ से ML3, है ना, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर साइड में पावर 2 है, तो बन जाएगा पावर 3, T का पावर बन जाएगा -3, और A का पावर -1 तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। तो देखते हुए मौजूद में क्या क्या मौजूद है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, इसको देखते हम लिखा जाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा, आई थिंक कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आते क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 कहता है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लिखते हैं। तो F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, ठीक है, F इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ नीचे था, ऊपर Q1 इंटू Q2। अगर मुझे इसका लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का, तो क्या करना होगा, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80, ठीक है। Q यहाँ Q1 Q2 है, तो यहाँ इसको कर देना, स्क्वायर कर लो यहाँ पर, ठीक। क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर करना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला में अभी मैंने आपको बताया था, क्या था, ये था MLT-2, और R मतलब डिस्टेंस मतलब हो जाएगा L2, ठीक। तो अब करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर क्या होगा, ऊपर M का पावर जाके बन जाएगा -1, है ना, M का बन जाएगा -1, L का पावर नीचे 3 था ना, तो ऊपर जाके बन जाएगा -3, ठीक है। T का पावर ऊपर देखो, ऊपर पर 2, ऊपर T स्क्वायर है, AT स्क्वायर, यानी T का पावर 2 पहले से है, नीचे -2 है, नीचे का -2 ऊपर जाके बन जाएगा +2, और ऊपर T स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हो जाएगा टोटल T का पावर 4, और ऊपर A का पावर बन जाएगा 2। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो देखते हैं यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला कोई सही है या नहीं सही। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 देखो कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 कैसे अभी हम नहीं करें ना, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का क्वेश्चन है। करना नहीं कुछ बताता हूँ, करना क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन में, सिंपल से याद रखना, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है Q इक्वल टू एन ही होता है ना। तो क्या करना है, देखो I इक्वल टू होता है Q/T, ठीक, और हमें पता है कि I इक्वल टू होता है, Q को लिख लेगा आप NE/T। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी N का फॉर्मूला हो जाएगा N इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T डिवाइड बाई E, ठीक है। देखते हैं I गिवन है क्या, आप देखते हैं यहाँ पर, तो I गिवन है यहाँ, तो उसने कहा I 1 एम्पियर है, यही आपका करंट गिवन है I, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, ये E की वैल्यू है, और आपसे पूछा गया पर सेकेंड, मतलब टाइम कितना गिवन है, टाइम का गिवन है 1 सेकेंड। सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी। तो कमेंट में बताना 14 नंबर क्वेश्चन कितना आंसर आपका सही आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 41, लिखता है व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विलिब्रियम अवस्था में कब होगा,
है ना, जब उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो देखो सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन। तो चैप्टर 2 क्वेश्चन तो हम करने वाले नहीं थे, लेकिन आपको दे दिया है, वर्मा जी ने दे दिया है, तो वर्मा जी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। कितना होता है, यू इक्वल टू होता है माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, और हमसे पूछा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो जैकबोर्ड का ही पूछते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो पुट कर लेते हैं, तो यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा ओनली माइनस पीई। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा आपका u इक्वल टू माइनस पीई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 42 लिखता है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, कितना होता है 0। मैंने पहले भी कहा था, है ना, एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे। तो जब भी एक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाता है 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन 43 लिखता है इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ना, चैप्टर 2 का क्वेश्चन। तो फिर से देखो क्या क्या किया ना, इसलिए बाबा कहता हूँ मार्केट में इतना गेसे पर आया उन्होंने, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, उल्टा पुल्टा हर साल वही कर जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, यहाँ क्यों दिया पता नहीं, आंख बंद करके कुछ भी लिख देते हैं लोग और मार्केट में बोलते हैं गेस पेपर। कोई गेस पेपर नहीं होता मार्केट में, सब फालतू है, ऐसा बकवास, सब पीवाईक्यू और मॉडल सेट को छापते रहते हैं उल्टा पुल्टा। नेक्स्ट हम भी, हमारा भी एक पेपर बनेगा, उसको पढ़ना चाहिए तरीके सारा एमसीक्यू वाला का। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैकबोर्ड में आप जो मैं लिखाऊंगा उसमें से 80 से 90% क्वेश्चन आके रहेगा, वो लिख के लेना जो मैं बताऊंगा आपको, है ना। इस साल तो नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर में जरूर करेंगे ताकि आपके जूनियर्स को लोगों को ये चीज प्रॉफिट मिल सके। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और चार्ज को हमेशा विथ साइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमेशा चार्ज को विथ साइन लिखना, हमेशा जब भी लिखना तो चार्ज को, तो क्यू का क्या लिखना, हमेशा विथ साइन लिखना होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो कह रहा है कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कह रहा है कि अगर इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज देन इट्स पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर आर बढ़ेगा यानी वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल को घटना पड़ेगा। तो उसने दिखा, जिसने क्या कहा, उसने कहा कि डिस्टेंस को बढ़ाओगे, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 44 लिखता है ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। तो मैंने कहा था कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को भी खींचता है और लोहे को भी खींचता है, वैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को भी खींचेगा और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी खींचेगा, मतलब वो दोनों खींच सकता है ना। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कि एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और साथ साथ एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी खींचता है। जैसे कि एक चुंबक यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ वो एक नॉन मैग्नेट मतलब एक लोहे को भी खींचता है। इसलिए क्वेश्चन 45 अभी कुछ पहले क्वेश्चन किया था, है ना, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन को नहीं कराएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका सर, इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। क्या करना था, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन 45 को आपको करना क्या है, 45 में आपको करना है Q इक्वल टू एन ई लिखना है और N इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई ई। Q की वैल्यू गिवन है 1 कूलम और E की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में। क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बताता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आपको नहीं याद है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक से नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसका यूनिट भी लिख पाओगे और उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कीप्स एट डिस्टेंस आर
exert a force F on each other if the charge are half and distance between them is double। कह रहा है दो चार्ज है ना, मान लो हमने कहा दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो इसके बीच जो फोर्स लगा था वो F था। तो मान लो पहले फोर्स था F इक्वल टू हो जाएगा K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कह रहा है अगर अब अभी आपने दोनों चार्ज को हाफ हाफ कर दिया है, मतलब जो चार्ज Q1 था वो Q1/2 बन गया और Q2 चार्ज भी क्या बन गया, Q2/2 बन गया। और इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया, उसने कहा है कि उसके बीच के चार्ज को तो डबल कर दो, है ना, चार्ज को हाफ कर दो और डिस्टेंस को, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ही डबल, यानी उनके बीच की दूरी को डबल कर दो। तो उनके बीच की दूरी को डबल करते तो यानी 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉल्व में कितना आएगा, तो ये बन जाएगा K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू, ठीक है, नीचे 2 इंटू 4 हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू हो जाएगा 16 इंटू आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि ये K Q1 Q2/R² क्या था, यही तो F था। मतलब क्या बोल सकते हो कि ये जो F डैश की वैल्यू है, ये F डैश क्या है, F डैश इक्वल टू ये F डिवाइड बाई 16 है, यानी ये फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स 16 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी F/16 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या करना है, सिंपल सा मैंने कहा है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड पढ़ के जाना पड़ेगा, किसको, कूलम्ब्स फोर्स को। आते क्वेश्चन 48 लिखता है टू चार्ज स्फीयर वी चार्ज सेपरेट बाय डिस्टेंस d फोर्स F ऑन ईच अदर। और उनके बीच का डिस्टेंस d है और फोर्स कितना लगा रहे हैं, दोनों के बीच फोर्स लगा रहा है वो F है। तो हम बात करें क्वेश्चन 48 का, तो ऐसा करते हैं, तो मान लो पहले फोर्स F होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस d है। अब कहता है, अब नया फोर्स पूछ रहा है, पूछा बताओ इफ द चार्ज आर डबल, कह रहा है कि अगर चार्ज को दोगुना कर दो, है ना, दो चार्ज को, जो Q1 को 2Q1 कर दो, Q2 को 2Q2 कर दो और उसके बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दो, यानी D को 2D कर दो, तो बताओ नया फोर्स क्या होगा। तो सेम फोर्स, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, चेंज किया क्या है कि वहां पर चार्ज हाफ पर था, यहाँ पर चार्ज डबल कर रहा है, तो ये 2Q1 हो गया और Q2 कितना हो गया, 2Q2 हो गया। और डिस्टेंस यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ भी डिस्टेंस को बोला डबल कर दो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था डबल करना है, डबल कर देते हैं। तो हो जाएगा 4 इंटू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई 2D का स्क्वायर बन जाएगा 4D स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से 4 से 4 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, आंसर आ जाएगा 4K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो यही क्या था, यही तो हमारा फोर्स पहले का फोर्स था F। मतलब कि बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज बोल सकते हो कि जो नया फोर्स होगा F डैश वो F के ही इक्वल होगा, मतलब फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन 49 लिखता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये चैप्टर में 3 क्वेश्चन पता नहीं क्या क्या खाते हैं ना, सूखा नशा करते हैं आजकल वो लोग, बोर्ड पेपर वाले भी, मतलब जो लिखता है पता नहीं कौन सूखा नशा करते हैं, क्या लिखते रहते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, क्यों दिया पता नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हमसे कहा है यहाँ पर कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल पर कूलम, है ना, वोल्ट 1 जूल पर कूलम को ये बोलते हैं 1 वोल्ट। पीवाई का क्वेश्चन है, पीवाई क्यू वाला क्वेश्चन है, दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, वही पीवाई क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन 50 कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता है, लिखता हूँ ना। तो क्वेश्चन बात करें 50 का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू होता है ए इंटू डी एस, यानी ई इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वो देखो न्यूटन, न्यूटन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गया, यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट हो गया, यानी यूनिट ऑफ फ्लक्स, यानी यूनिट ऑफ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कितना हो जाएगा, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। पहले कहा था कि जब नाम ही इनका गॉस है तो जो सरफेस का नाम भी क्या होगा, सरफेस भी क्या हमारा होगा, वो गॉसियन सरफेस ही होगा, उसका नाम भी क्या होगा, उस सरफेस क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, यानी गॉसियन सतह बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 52 लिखता है एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ द फेस। पहले भी किया था, कितना क्वेश्चन आया था इसका, आई थिंक पहले भी किया इसको ना हमने, एक हमने बनाया था क्यूब होता है, एक क्यूब है, एक क्यूब के 6 फेस हैं, 6 फेस से कितना चार्ज इंक्लोज किया, तो 6 फेस का ना, आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहा था मैंने, तो बताओ एक फेस से कितना जाएगा फ्लक्स, अभी पहले कहा था, तो फ्लक्स जो होगा वो 1 फेस से आएगा
वो कितना होगा, वो Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा। जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और बहुत लोग का हाथ चल भी रहा है, कमेंट में वो लिख भी रहे हैं, है ना। तो ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 53 अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन 53 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अलग गेस पेपर नहीं दिया लेकिन यहाँ दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 2022 के मॉडल सेट का क्वेश्चन है ना। तो ये 2022 के मॉडल सेट का क्वेश्चन है, बताता हूँ, ये आया था 2022 के मॉडल सेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 53 में कहता है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना होता था, अक्षीय बिंदु पर, वो होता है 2kp/r³। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है, वो होता है kp/r³, अगर डिस्टेंस हमने सेम लिया है तो। अगर आप दोनों को डिवाइड करो, मैंने कहा अगर आपने दोनों को डिवाइड किया तो केपी को मार के जाएगा और r³ को काट काट देगा, तो क्या बचेगा, बन जाएगा 2/1। यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हो कि दिस इम्प्लाइज E A इज इक्वल टू 2 टर्म्स ऑफ E। मतलब एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 गुना होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, चलो सही है। आते क्वेश्चन में 54 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा क्या सेटिस्फाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कंजर्व होता है तो चार्ज पर कंजर्व है पूरे यूनिवर्स में, बात सही है। क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज होता है Q इक्वल टू एन ही होता है, ये भी बात सही है ना। ये भी कहा था कि Q इक्वल टू एन, तो ये भी सही है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस होते हैं माइनस, ये भी सही है। लेकिन सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप बनाती है, बात गलत है। कि ऐसा लूप बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं कभी भी नहीं होता, ये तो गलत है ना। तो आपसे पूछता है कौन सा चीज़ गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट, नॉट सेटिस्फाइड होगा मतलब नहीं होगा, वो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स होता है, ये नहीं होता कभी भी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी सर्कुलर लाइंस नहीं बनाती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाती है। आते क्वेश्चन 55 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल। कौन सा चार्ज पॉसिबल है, याद रखना चार्ज वही पॉसिबल होगा कि जो मिनिमम चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रॉन पर जो मिनिमम चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, आपको पता है। अब जो चार्ज पॉसिबल होगा वो इसी का मल्टीपल होना चाहिए, यानी जो Q इक्वल टू होता है वो N इंटू ई होता है। ठीक है, तो N इक्वल टू Q/E होगा। तो देखो यहाँ पर एक ही नंबर है, जो N मुझे क्या चाहिए, मुझे N की वैल्यू चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कब होगा, जब ये होगा जब Q की वैल्यू कितनी हो, ऐसा, है ना। Q क्या हो, 1.6 का मल्टीपल हो, यानी ये सब कैंसल होगा, 1.6 से 32 हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी N की वैल्यू 2 आ गई, मतलब यही पॉसिबल है। यानी N के लिए पूर्ण नंबर आना चाहिए, मतलब 2, 3, 5, 100, 2000, 3000, 5000 ऐसा चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो देखो सिंपल से क्या करना कि ये 1.6 लिखा था ना, तो आपको क्या करना है कि देखो कि ये 1.6 है, 1.6 से कौन डिवाइड होगा, तो सिर्फ 3.2 ही डिवाइड होता है ना। 1.6 से 3.2 ही डिवाइड होता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन आता है कि इफ ए चार्ज बॉडी इज 1 नैनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो क्या करना है, सिंपल सा फॉर्म मैंने कर रहा है, इसको कमेंट में करना है, इसका भी क्या करके आंसर आपको करना है कमेंट, मैं सब नहीं कर। बहुत क्वेश्चन है ना, मतलब आंख बंद करके रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इतना नहीं पूछना चाहिए कभी भी, इतना रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना, Q इक्वल टू एनी पुट करना और आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे Q की वैल्यू वो 1 नैनो कूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम गिवन है ना, ये गिवन है Q की वैल्यू। और आपसे पूछा गया N की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन 56 को आपको कमेंट करके बताना है। आते क्वेश्चन 57, फिर से वही करना, Q इक्वल टू एनी पुट करना है। यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर जब चार्ज की वो 100 नैनो कूलम है, कितना है, 100 नैनो कूलम है। तो दोनों बस इतना ही डिफरेंस है। तो दोनों क्या करना, दोनों को आपको सॉल्व करके और कमेंट में करके इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट आ रहा है। आई थिंक ऑप्शन नंबर दोनों में डी होना चाहिए, है ना। दोनों में जो आंसर आना चाहिए वो आई थिंक दोनों में ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का आपको मुझे कमेंट करके बताना है आंसर। ठीक है, कि आपका कितना आंसर आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग दोनों का आंसर डी आना चाहिए। आते क्वेश्चन में 58 की तरफ लिखता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मॉडल सेट 2022, है ना। मॉडल सेट 22 का जैक बोर्ड का ये क्वेश्चन था। क्या है कि बताओ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, है ना।
क्या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा गॉसियन सरफेस से जिसमें 3 चार्ज इंक्लोज कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक हमारा गॉसियन सरफेस है ऐसा है ना, कि इसमें 3 चार्ज है Q1 Q2 Q3। Q1 कितना है -14 नैनोकुलम, ठीक। दूसरा चार्ज वो कितना है वो 78.85 नैनोकुलम गिवन है। एंड Q3 जो वैल्यू गिवन चार्ज वो कितना गिवन -56 नैनोकुलम गिवन है। तो पूछे बताओ इस पे टोटल फ्लक्स कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इंक्लोज क्या क्या सबको ऐड करना पड़ेगा, तो -14 इन प्लस, माइनस में है ना, एक प्लस में है, तो देखो ध्यान से करना है ना। तो पहला चार्ज दिया -14 तो मैं लिखेंगे -14, दूसरा चार्ज दिया +78 तो लिखना +28.8 और थर्ड चार्ज दिया वो दिया है -56 नैनोकुलम का मतलब है हो जाएगा 10⁻⁹ डिवाइड बाय करोगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको जब सॉल्व तो 56 और 14 होता है 70 है ना, तो हो जाएगा -70। तो 28.8 में से -70 घटाओगे तो आंसर आएगा आपका बचेगा वो 8.8 बचेगा इंटू 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कुछ इसकी होती है 8.8 इंटू 10 कितनी होती है -12 होती है ना, ऐसे ही आती है, ठीक। तो ये तो मर गया, ठीक। और कितना बचेगा आंसर, तो आंसर बच जाएगा 10⁻⁹ और नीचे -12 था ऊपर जाके बन जाएगा +12, तो आंसर आ जाएगा पर 10⁻3। यानी जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, वो 10⁻3 होगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना आएगा 10⁻3, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन 59। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कभी एग्जाम में आ सकता है आपसे। लिखता है ए चार्ज Q इज इंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड फ्लक्स विल बी। तो क्वेश्चन में ऐसा कहा हमसे क्वेश्चन में 59 में, ठीक है, कि एक सरफेस है जिसका रेडियस R है, इसमें फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा है, इसमें एक चार्ज Q है। तो मान लो Q चार्ज होगा तो इसमें से कितना फ्लक्स निकला, तो मान लो फ्लक्स जो निकल रहा है वैसा बना लो, मान लो इसमें निकला फ्लक्स 4 निकला, 1 2 3 4, ठीक। कह रहा है इसके रेडियस को डबल कर दो, यानी अब इसका अगर आप सरफेस को बड़ा कर दो तो बताओ अब कितना फ्लक्स होगा। तो अभी भी कितनी फिलहाल निकल रही है, 4 ही निकल रही है, पहले भी 4 था अभी भी 4 है, तो कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, है ना। तो फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स रहेगा सेम, क्योंकि फ्लक्स का ही मतलब होता है फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है, तो जितनी पहले निकल रही थी अभी भी उतनी ही निकल रही है, ठीक है। तो कितना होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 60 आता है ए गॉसियन स्फीयर इंक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। ये लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, सब PYQ क्वेश्चन है, PYQ है, मॉडल सेट का क्वेश्चन है ना, मॉडल सेट 2020 का क्वेश्चन है। तो क्या बताओ एक गॉसियन सरफेस लिया है, इसके अंदर एक डायपोल रखा है, डायपोल क्या होता है -Q चार्ज एक +Q चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Q इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज कितना है, एक चार्ज है -Q एक चार्ज है +Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, +Q -Q हो गया कैंसिल आउट, कितना बच गया आंसर 0। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हो जाएगा 0। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी जब भी एक डायपोल रखोगे किसी भी इलेक्ट्रिक किसी गॉसियन सरफेस के अंदर तो फ्लक्स कितना होगा डी, ऑप्शन मतलब 0 हो जाएगा सही, ठीक है। तो कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, हाथ में चाहिए आपके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन 61 लिखता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होता है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PYQ का क्वेश्चन है ये, तो जो लिखा मैं PYQ मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताया था का फॉर्मूला है ना, बताओ सबको फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला होगा सही, ऑप्शन नंबर ए, ये सही है ना। मैंने कहा था कितनी बार कहा है कि ये वाला फॉर्मूला पढ़ो, E = -dV/dx होता है, E = माइनस साइन को लिखना जरूरी है, तो माइनस साइन भूलना मत जाना, है ना, लिखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन 62 कहता है हमसे कि एक चार्ज Q प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर कितना लगेगा। तो क्या पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसमें अगर कोई चार्ज हमने अगर Q रख दिया तो इस पर ना कैपिटल Q रख दिया तो इस पर फोर्स लग गया, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो इक्वल टू Q इंटू E होता है, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आई थिंक ये सब लोगों को सभी आ गया होगा, सबको समझ भी आ गया होगा, सब कमेंट भी कर रहे हैं सही सही। अब बताओ इसमें से बताओ कौन सा एक यूनिट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कौन है इसमें से बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा डी, है ना, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है, ठीक है। क्वेश्चन 64 करता है फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, अभी आंसर लिखा हो यहाँ पर,
अभी भी आंसर यहाँ पे लिखा है 64 का। तो पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है क्यू डिवाइड बाई ई, एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, है ना। एफ इक्वल टू होता है चार्ज इंटू ई। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। हमसे पूछा भी तो यही है कि बताओ फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। तो क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बारे में हमें बताती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि स्ट्रेंथ कितना है ना। स्ट्रेंथ कैसे बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्लोज होंगी तो बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये कैसी फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लाइन अगर दूर दूर हो गई तो क्या बताएगा, ये बताएगा हमारा वीक है, मतलब कमजोर फील्ड है ना, कमजोर फील्ड है, ये बताता है। डायरेक्शन बताता है, अगर ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, मतलब ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ठीक, नेचर ऑफ चार्ज के बताता है कि अगर ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर की ओर आ रही है तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये डायरेक्शन ये हमें चार्ज के बारे में बताता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी, ये सबके बारे में बताता है। वो फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, दिशा है, डायरेक्शन बताएगा, नेचर ऑफ चार्ज यानी चार्ज की प्रकृति के बारे में बताएगा, वो कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज, सब बताता है। क्वेश्चन आता है 66 लिखता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो देखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होती है, ये कंजर्वेटिव नेचर की होती है। ठीक, क्वेश्चन 37 कहता है टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड द अदर इज हॉलो, आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल, विच विल हैव मोर चार्ज, किसके पास सेम चार्ज होगा। ठीक है, तो यार जब भी आप, हमने क्या किया यहाँ पर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छी कहा जाए तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमसे पूछा है पोटेंशियल के बारे में, तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन बन जाता है। तो कहता है हमारे पास दो स्फीयर है, कैसा है, दोनों हमारे पास कॉपर के हैं, एक है हॉलो और एक है सॉलिड है, एक है हो गया हॉलो और एक हो गया हमारे पास सॉलिड। अब देखो दोनों कैसा है, कॉपर के हैं। कॉपर में क्या होता है, कॉपर होता है मेटल, तो इसमें क्या होगा, सभी चार्ज कहाँ चले जाएंगे, सभी चार्ज चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, सभी चार्ज हो जाएंगे ऊपर। ठीक है, इस पे चार्ज की, इस पे चार्ज की, दोनों का रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस कितना है आर। तो कहता है कि अगर दोनों का सेम पोटेंशियल तो बताओ किस पे चार्ज ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वो क्या होता है, V इक्वल टू होता है के क्यू डिवाइड बाई आर। अगर रेडियस आर है तो इसका कितना पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर। मान लो मेरे को 4 लिखते हैं, इसको लिखते हैं Q1, इसको लिखते हैं Q2, तो इसको लिखना Q1, इसको लिखना Q2। ठीक, उसने कहा दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, उसने कहा कि जो दोनों का पोटेंशियल वो सेम है, यानी दोनों का V सेम है, इसलिए मैंने दोनों को V क्या लिखा है, दोनों को लिखा है V, यहाँ भी लिखा V। तो इससे क्या पता चला कि जो Q1 है वो Q2 के क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इक्वल क्या मतलब हुआ कि के Q1 डिवाइड बाई आर, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, समान है, एक जैसा है, तो Q2 बाई आर होगा। तो आर से आर, के से के कैंसिल, दैट मीन्स कि Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा Q2, है ना। Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा आपका Q2, यानी दोनों चार्ज भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी बोथ है सेम चार्ज, इक्वल चार्ज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि इसलिए होता है ना, क्योंकि इसमें चार्ज कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग होता है ना। कंडक्ट मतलब इसमें ये कंडक्टर ये चालक है, तो चार्ज कहाँ चले जाते हैं, सरफेस पे चले जाते हैं, इसलिए इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन 68 आपके लिए, ये मैंने आपने अगर मेरा अगर आपने मेरा पिछला MCQ का गेस पेपर अगर आपने सोल्यूशन देखा है तो मैंने उसमें का सोल्यूशन कराया हुआ था। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, इसमें जो आंसर आता है वो आपका आता है, आंसर आएगा 1, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, मैंने इसको कराया हुआ है। ठीक है, इसको और स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं कराने वाला, इसको आप कर लेना, या तो आप इसका आंसर आप कमेंट करना ना, कमेंट में इतना आंसर आ रहा है आपका ABCD। मेरे अकॉर्डिंग आपका A आना चाहिए, है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये A आना चाहिए, बाकी आप देख लेना क्या आंसर आता है इसका, है ना। इसको आपको कमेंट करके बताना है। आते क्वेश्चन में 69 लिखता है इफ ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मीन दैट बॉडी। अगर किसी बॉडी को अगर हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया, इसका क्या मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इस पर नेगेटिव चार्ज क्या मतलब होता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन से आता है, मतलब उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, यानी उसने दैट एक्वायर्स
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस बॉडी पर क्या है, उस बॉडी पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब, उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक। क्वेश्चन 20 कहता है कि इसमें से कौन सा फिलाइन सही है। देखो देखो इलेक्ट्रिक फिलाइन नेबर क्रॉस ए मेटल, है ना। इलेक्ट्रिक, जब भी किसी भी आप एक मेटेलिक स्फीयर को रखोगे ना, तो रखना कि इलेक्ट्रिक फिलाइंस नेबर क्रॉस, कभी भी क्रॉस नहीं करती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी बात, वो हमेशा 90 डिग्री पर इंटर करती है और 90 डिग्री से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, तो ये होगा, ये पॉसिबल है ना। यानी 4 पॉसिबल है, फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में एंगल 90 डिग्री नहीं है ना। क्योंकि यहाँ का जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल हो सकता है 120 हो, है ना, ये एंगल हो सकता है 120 डिग्री हो। तो एंगल कितना चाहिए? एंगल हमेशा 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा 90 डिग्री पे ही बाहर आनी चाहिए। अगर ऐसे आया है तो ऐसे आना चाहिए, फिर फील्ड ऐसे जाएगी, सच दैट कि एंगल कितना बने, एंगल हमेशा बने 90 डिग्री। तो ये सही होता है ना, इसलिए। अब आता है क्वेश्चन में 21, लिखता है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। तो 71 कह रहा है कि एक क्यूब है ना, जिसकी साइड लेंथ कितनी गिवन है, कि जो साइड लेंथ गिवन है वो एल गिवन है, मतलब ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी लेंथ एल है। कह रहा है इसमें एक चार्ज हम रख दिया क्यू, मतलब इससे फ्लक्स कितना निकलेगा। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय क्लोज सरफेस डिवाइड बाय होता है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज कितना इंक्लोज है, वो क्यू है ना। इसका कितना बड़ा क्यूब है इससे कोई मतलब नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं होता, बस मतलब होता है कि उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है। तो चार्ज की इंक्लोज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि उसने पूछा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना चलेगा पूरे क्यूब से, पूरे क्यूब से, तो कितना होगा, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए समझ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लिखता है 3 चार्ज क्या है, 3 चार्ज प्लस 3 क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन क्यू टू बी 0, द वैल्यू ऑफ क्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, आएगा नहीं क्वेश्चन, फिर बता रहा है एग्जाम में नहीं आएगा, वही मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पर 3Q, ठीक है, इक्वल सेपरेशन पर रखा है, और एक रखा हमने Q। ठीक, कह रहा है कि सभी को कैसा रखा हमने, विथ इक्वल सेपरेशन पर रखा, मतलब सभी के बीच का डिस्टेंस बराबर है, मतलब अगर ये डिस्टेंस आर है तो यहाँ का डिस्टेंस आर है। कह रहा है क्यू पे नेट चेंज क्यू 0 होगा, है ना। कह रहा है कि क्यू की वैल्यू को नेट फोर्स 0 हो, ऐसा कब होगा। द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सच दैट कि नेट फोर्स पे 0 हो जाए। तो नेट फोर्स 0 तभी होगा, है ना, याद रखना, कि जब ये वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाए। तो देखते हैं क्या करना, इस पर नेट फोर्स 0 करना है तो क्या करना, पहले नेट फोर्स 0 करना है तो क्या करते हैं, इस पर निकालते हैं फोर्स। तो इन दोनों के बीच फोर्स अगर मान लो अगर F1 है, इन दोनों के बीच जो फोर्स अगर वो F2 है, तो F1 अगर F2 की इक्वल हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्यू पे। तो F1 कितना होगा, तो हो जाएगा K इंटू 3Q इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो K इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो Q से Q कैंसिल हो गया। तो Q किसके इक्वल आ गया, Q आ गया 3Q के इक्वल, यानी Q किसके इक्वल होना चाहिए, यानी Q आपका 3Q के ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए ना। देखो क्यों होगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्यों होना चाहिए, अब सुनो। ऐसा तब होगा जब ये दोनों का ये चार्ज प्लस है, अगर ये भी चार्ज अगर प्लस होता तो क्या करता, ये +3Q, ये +3Q, ये स्मॉल बीच वाले स्मॉल क्यू को क्या करता, रिपेल करता इधर F1 फोर्स से। ठीक है, अगर ये भी प्लस चार्ज होगा, ये अगर ये भी प्लस चार्ज होगा तो ये भी क्या करेगा, इस बीच वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा F2 फोर्स से, है ना। नेट फोर्स तब 0 होगा जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, इसलिए क्यू को क्या बनना पड़ेगा, क्यू को हमेशा प्लस बनना पड़ेगा। इसलिए फिर भी बता रहा हूँ, एग्जाम में जैकबोर्ड में नहीं आता है क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में नहीं आता है, बस टाइम पास का क्वेश्चन दिया है ना। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं जैकबोर्ड की, वैसा क्वेश्चन बना दे वो सिंपल क्वेश्चन पूछते जैकबोर्ड। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज
इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बैड कंडक्टर है, इस पर अगर आपने कुछ चार्ज दिया है ना, उसने बोला बैड कंडक्टर है, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, तो रखना चार्ज हर जगह रहता है, चार्ज अंदर भी रहेगा, चार्ज बाहर भी रहेगा, चार्ज सरफेस भी रहेगा, हर जगह होता है ना। तो अंदर बाहर हर जगह रहेगा, अंदर भी रहेगा, सरफेस भी रहेगा, हर जगह रहेगा चार्ज, ठीक है। सरफेस पे भी आ जाता है और अंदर भी आ जाता है, हर जगह होता है ना। तो एवरीवेयर बोलते हैं, एवरीवेयर हर जगह, अंदर भी बाहर भी हर जगह। कहता है ये में सरफेस पे होगा, नहीं, गलत है। कह रहा है इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर होगा, ये भी गलत है। ओनली इनसाइड द सरफेस, ये भी गलत है। लिखने का क्या मतलब होता है समझ नहीं आता। इनसाइड द सरफेस, ओनली इनसाइड द सरफेस क्या मतलब है, तो ये लिखने का बहुत तरीका है। तो अंदर भी होगा, बाहर होगा, सब, यानी इनसाइड द सरफेस होगा एंड आउटसाइड द सरफेस, दोनों जगह होता है। यानी ऑप्शन में डी द करेक्ट आंसर है ना। क्या होगा, हर जगह होता है, अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। क्योंकि क्या कहता ये था बैड कंडक्टर, अगर गुड कंडक्टर होता तो क्या होता, तो सिर्फ सरफेस पे होता। लिख देते हैं कि अगर ये गुड कंडक्टर होता है ना, अगर ये कुचालक होता, सुचालक होता, गुड कंडक्टर मतलब सुचालक होता, अगर गुड कंडक्टर होता तो चार्ज कहाँ होता, ओनली सरफेस पे, है ना, ओनली आउटसाइड। अंदर तो कभी होता ही नहीं है, हमेशा सरफेस के बाहर ही रहता है, या तो बाहर होगा या तो हर जगह होगा। तो कहाँ होता, ये आउटसाइड होता, कहाँ होता, आउटसाइड, यानी आउटसाइड होता, ठीक है। ये तो नहीं था, हमसे पूछा गया था बैड कंडक्टर के बारे में, तो कहाँ होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इतने 70-73 क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर 1 के। आप एक एक करके आराम से देखो, डेली देखो, है ना। 10 कुछ वीडियो देखो, फिर 10 वीडियो बाद में देखना, ऐसे कर करके देखोगे तो आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। और एग्जाम में आपका बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम से जाएगा, और हम लास्ट टाइम पे आपका MCQ लाइव टेस्ट भी लेंगे, है ना। तो इस तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर लो, और डिस्क्रिप्शन लिंक में मिला हुआ है। और वेबसाइट हमारा है www.jharedu.in को लॉगिन कर लो, वहाँ पर आपको जाके सारा PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।